हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से तो नहीं कर रहे होंगे जहाँ तक मुझे पता है। क्यों नहीं कर रहे होंगे? काहे नहीं भाई HW पूरा कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है और इस रिजल्ट को आपके पूरे परिवार के द्वारा सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। तो क्यों ना अच्छा रिजल्ट लाया जाए ताकि परिवार भी खुश रहे, रिजल्ट भी अच्छा आए, हम भी खुश रहें और सेलिब्रेशन भी अच्छे से मनाया जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? कड़ी मेहनत। मेहनत किस लिए करना होगा? रिजल्ट लाने के लिए। मेहनत करवाएगा कौन? मैं किस रूप में करवाएंगे? HW दे के। आपको करना क्या है? HW पूरा करना है, दैट्स इज कॉल्ड मेहनत। बस वही करना है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। मेहनत करने का दिशा मैं डिसाइड करूंगा, जो मैं आपको HW दूंगा उसको पूरा करके लाना है। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट किया था और आज है मेरा लेक्चर नंबर 7। तो सबसे पहले हम रिकैप दे देते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या सब पढ़ा था। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो हमने कल के लेक्चर में सिर्फ दर्पण के बारे में पढ़ा था। अगर याद है तो कुछ तो बताइए, कुछ बताइए, कुछ याद है तो बताइए, और अगर नहीं याद है तो अपना कॉपी पढ़ के जरूर आइए ताकि मैं जो आपको बताऊं तो आपको रिकॉल होता रहे। तो चलिए हम सबसे पहले दर्पण का परिभाषा जान लेते हैं। क्या होता है ये दर्पण? शीशा, जिसे हम लोग रोज देखते हैं अपने चेहरे को। कोई खुश रहे या ना रहे, लेकिन आप हर सुबह अपने शीशे में जिसको देखते हैं उसको खुश रखना बहुत जरूरी है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि आप अपने को खुश रखना बहुत जरूरी है। पता फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन रूठ रहा है कौन छूट रहा है। यदि आप अपने आप को खुश रख रहे हैं तो आप अच्छे हैं, आप अपने के लिए अच्छे हैं। बस इतना ही करना है। तो चलिए सबसे पहले दर्पण के बारे में जानते हैं। क्या होता है ये मेरा दर्पण? तो वह चिकनी और चमकीली सतह, याद आ रहा है कुछ या नहीं? क्या होता है वह चिकनी और चमकीली सतह? जो वेरी गुड, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो। यही तो आपको बोलना था, जो आपने पहले बोल ही दिया। मुझे पता है कि आप बोल दिए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा आसान लगने से पढ़ाएंगे तो आपको याद करने में मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे तथा जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। इतना ही था, हम रिकैप अभी दे रहे हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा समतल दर्पण, एक होता है मेरा गोलीय दर्पण और एक होता है मेरा परवलय दर्पण, जो कि हमको नहीं पढ़ना है, ये हमें नहीं पूछा जाता। सिर्फ पढ़ेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये मेरा चैप्टर पूरा गोलीय दर्पण पे चलेगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को मिलाकर ही ये पूरा चैप्टर बना हुआ है, प्रकाश का परावर्तन। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सब हम अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे थे दर्पण के प्रकार। एक था समतल दर्पण, एक था गोलीय दर्पण और एक था परवलय दर्पण। चलिए जानते, देखिए सबसे पहले समतल दर्पण क्या होता था। ये समतल दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमने आपको वो भी बताया था। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसे अब आभासी बोलते हैं। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितनी ही दूरी पर वस्तु खड़ी होती है, ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सब मेरा था समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये था मेरा कल का रिकैप। एक और था गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग बोलते थे गोलीय दर्पण। और परवलय दर्पण के बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमने आपको बताया क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि वो हमें पूछा ही नहीं जाता। और जो हमें पूछा ही नहीं जाता तो हम क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करें, फालतू में हम क्यों पढ़ें जो हमको नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो कल का हमारा लेक्चर का रिकैप हो गया। आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।
क्या है ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समतल दर्पण के उपयोग आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। बोला जाएगा कि समतल दर्पण के उपयोगों को लिखे, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। आप 3 लिख देंगे उपयोग, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, थोड़ा सा भी नंबर नहीं कटेगा। तो क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा समतल दर्पण के उपयोग को लिखे, तो आप लिख दीजिएगा। समतल दर्पण के प्रयोग निम्नलिखित है, उपयोग निम्नलिखित है। पहला देखिए, चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया था। चेहरा, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण समतल होता है, तभी आप तभी आप अपना चेहरा देख पाते हैं। हालांकि अवतल और उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें छोटा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाएगा, जिससे आपको देखने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। तो हम जो चेहरा देखते हैं जिस दर्पण में, उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। हम अपना मुंह जिस दर्पण में देखते हैं, जिस शीशा में देखते हैं, उसमें मेरा समतल दर्पण होता है। और देखिए दूसरा है मेरा पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप क्या होता है? अगर हम पेरिस्कोप का बात करें तो पेरिस्कोप जनरली एक प्रकार का यंत्र है। कैसा यंत्र? जो सैनिकों के उपयोग में आता है। किस रूप में उपयोग में आता है? जब हमारे देश के सैनिकों के विरुद्ध कोई दूसरा सैनिक कहीं छुपा होता है, उस सैनिक को देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसी यंत्र को हम पेरिस्कोप बोलते हैं। पेरिस्कोप में हमारा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है मेरा सजावट सामग्री में। गाड़ी उड़ी को सजाते हैं, चलिए सजावट सामग्री तो आप बुझ गए होंगे, समझ गए होंगे। ये था मेरा समतल दर्पण का उपयोग, और ये मेरा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। इसको लिखने के लिए मैं आपको पूरे 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप इसको तुरंत से नोट कीजिए। इसके बाद हम जानेंगे गोलीय दर्पण का परिभाषा, तो समझ गए थे। जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में क्या क्या होता है, और दोनों के कुछ कुछ उपयोग, कुछ बहुत सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसको लिखिए पहले। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, जिसका नाम है गोलीय दर्पण के प्रकार। और पूरा चैप्टर अब गोलीय दर्पण के प्रकार यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण का ही पूरा चैप्टर में खेल होने वाला है। चलिए समझते हैं। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए क्या है ये मेरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मेरा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। चलिए लिखते हैं पहले। सबसे पहला हम जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, क्या होता है ये अवतल दर्पण। तो इसका आंसर होता है वह दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ हो तथा आंतरिक भाग परावर्तक हो, उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। लिखिए इसको, लिखेंगे वह दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ हो तथा आंतरिक भाग, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आंतरिक भाग परावर्तक। आंतरिक भाग परावर्तक, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं।
अब देखिए इसका हम चित्र बनाते हैं पहले। देखिए इस दर्पण का नाम हम दे देते हैं एम और एन। देखिए ये जो दर्पण है इसका बाहर से भाग रंगा हुआ है तथा अंदर का भाग परावर्तक है, यानी कि बिना रंगा हुआ। इसे हम लोग बोलते हैं बाहरी भाग रंगा हुआ और आंतरिक भाग परावर्तक हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। और फिगर ये इसको क्या बोलते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे बहुत डिटेल में। अभी आप पहले इस परिभाषा को नोट कीजिए, परिभाषा को नोट करने के बाद इस फिगर को नोट कीजिए और हम आगे की तरफ चलेंगे। इसको पहले नोट कीजिए। आई होप कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये तो मेरा था अवतल दर्पण, यानी कि वह दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ तथा आंतरिक भाग परावर्तक हो, उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण। दूसरा है मेरा ये। आंसर में लिखे वह दर्पण जिसका बाहरी भाग परावर्तक हो तथा सब चीज समझाएंगे, आप पहले नोट कीजिए इसको। तथा आंतरिक भाग रंगा हुआ हो, रंगा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका देखिए चित्र किस तरह से बनाएंगे। इसका आंतरिक भाग रंगा हुआ होना चाहिए, अंदर से रंगा है देख लीजिए, और बाहर का भाग मेरा परावर्तक है। इस दर्पण का नाम हम एम और एन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी जो भी आपको देना है दे सकते हैं। वैसे जनरली ज़्यादातर यूज हमको एम एन किया जाता है, तो हम एम एन मान के चलते हैं। इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद पहले समझ लीजिए, फिर आप नोट कीजिए। देखिए वह दर्पण जिसका बाहरी भाग परावर्तक हो तथा आंतरिक भाग रंगा हो, जिसका बाहरी भाग परावर्तक हो तथा आंतरिक भाग रंगा। देखिए अंदर का भाग इसका रंगा हुआ है और बाहर का भाग इसका परावर्तक है, यानी कि रंगा हुआ नहीं। तो इस दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसको आप नोट कीजिए और हम अवतल दर्पण के कुछ उपयोग के बारे में जानेंगे और उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है इसको थोड़ा जानते हुए, थोड़ा सा जानकारी जानते हुए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। आप इसको पहले नोट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत से इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं अवतल दर्पण के कुछ उपयोग की तरफ। देखिए उपयोग जानने से पहले हमको कुछ पद के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दर्पण के पद। उसके बाद ही आप उपयोग को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो चलिए हम पहले थोड़ा सा कुछ टर्म होता है छोटा छोटा सा, आज हम लगभग 2 टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 2 टर्म, और उसके बाद हम आगे के लेक्चर में आगे के बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये कोई मेरा एक दर्पण हो जाता है, मान लेते हैं। आज समझिए, फिर हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए, ये हमने क्या लिख दिया है आपके सामने। आज के लेक्चर में हम आपको सिर्फ टर्म को समझाएंगे और कल के लेक्चर में हम टर्म को परिभाषा के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, समझ लीजिए। तो देखिए, ये M और N हम मान लेते हैं मेरा अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि इसका बाहरी भाग रंगा हुआ है और आंतरिक भाग परावर्तक है, इसीलिए इसको हम अवतल दर्पण बोलेंगे। अब देखिए, ये जो लाइन है मेरा, लाइन का कुछ नाम दे देते हैं। A से P तक का लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसका नाम हम लिख देते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और ये जो मेरा P पॉइंट है, यहाँ बिंदु दर्पण के बीचों बीच में है, मध्य बिंदु में, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव नहीं, ध्रुव, ध्रुव। चलिए, इसको इंग्लिश में हम पोल बोलते हैं, और प्रधान अक्ष को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, और F को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। नहीं, ये तो मेरा मुख्य फोकस हो गया। F मेरा हो गया मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। और इस C का नाम है वक्रता केंद्र। बस आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके आगे के लेक्चर में हम जानेंगे इस सब के परिभाषा। सबसे पहले अच्छे से जानेंगे, परिभाषा को अच्छे से समझने के बाद समतल दर्पण का उपयोग तो हम पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, और समतल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, फिर से समझाते हैं। इस दर्पण का बाहरी भाग रंगा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। और ये जो मेरा लाइन है, लाइन जो खींचा हुआ है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। और इस बिंदु को बोलते हैं जो बीच में है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। और ये जो F है, इस F को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और ये जो मेरा C है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ये जो मेरा A है, इसमें A का कुछ नाम दे दिया, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो लाइट भी चली गई है, और मेरा आज का टारगेट था जो, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ पढ़ने वालों का होगा, बिन पढ़ने वालों का नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।